नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है दस्तक में अपने मेहमान के साथ। और आप जानते हैं, दस्तक में दिल की बात होती है, कलम से जो लिखा है उस पर बात होती है, और साथ ही हमारे जो गेस्ट होते हैं वो अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पर बात करते हैं, संघर्ष पर बात करते हैं। इतना आसान नहीं है खुद को साबित करना, स्थापित करना। बहुत ख़ास हस्ती आपके रूबरू होती हैं और हम करते हैं उनसे बात, खंगालते हैं कुछ दिल की बात, खटखटाते हैं दिल का दरवाज़ा और आप तक पहुंचती है उनके दिल की बात। और आज इस कड़ी में जो हमारी मेहमान हैं, उनको आपसे मिलवाने से पहले उनके बारे में ज़रा प्रकाश डाल दूं, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए हमारे ख़ास मेहमान का। देखिए, बात करें आपके बारे में, मैं जितना जानती हूँ उससे कहीं ज़्यादा इस कागज़ पर लिखा है, लेकिन बड़ा संक्षिप्त सा मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। बात करूँगी आपकी विधाओं पे। आप कविताएं कहती, क्षणिकाएं कहती हैं और गीत भी लिखती हैं, भजन भी कहती हैं। साथ ही कई संस्थाओं से जुड़ी है। कहीं पर आप अध्यक्षा हैं तो कहीं पर आप खास तौर से सचिव की भूमिका में हैं। बात करें आपके संचालन की, आप संचालिका बहुत अच्छी हैं। और सम्मान अवार्ड पर बात करें तो आपको विमेन पावर अवार्ड है वो मिला है। आगरा और हिमाचल से भी सम्मानित है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आपका सम्मान हुआ है। राष्ट्रीय रत्न सम्मान आपकी झोली में है। हिमाचली रिश्ता.com द्वारा रक्तदान, समाज सेवा, लोक संस्कृति को संजोने में सहेजने के लिए आपको सम्मान मिला है। संजोने और सहेजने के लिए हिमकला मंच द्वारा बेस्ट पोएट अवार्ड आपकी झोली में है। राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों में आपकी शिरकत रहती है, भागीदारी रहती है और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करती है आप समय समय पे। और बात करें रेडियो टीवी पर, आपकी कविताओं का प्रसारण समय समय पे होता रहा है, होता रहेगा, क्योंकि रचनाओं का स्तर भी इतना कमाल है। DD1 पर, दूरदर्शन पर और रेडियो पर, आकाशवाणी पर, शिमला, अपने जितने भी स्थानीय हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के जो हमारे टीवी चैनल्स हैं। इसके अलावा हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी आपको सम्मान मिला है। और बात करें प्रोफेशन की, तो आप टीचर रही हैं और अभी भी टीचर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, बहुत अच्छे से अपने दायित्व को संभाल रही हैं, साहित्य को संभाल रही हैं और हिमाचली संस्कृति को, आर्ट एंड कल्चर को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ अनु ठाकुर जी की। आइए मिलते हैं। अनु जी, आपका जस्ट टीवी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक आभार आपका कि आपने आज मुझे यहाँ पे आके अपने शब्दों को आपके सामने और दर्शकों के सामने रखने का मौका दिया है। तहे दिल से आभार जी। आप देवभूमि हिमाचल से हैं। बड़ा खूबसूरत लगता है जब हिमाचल में जाते हैं तो जैसी पहाड़ियाँ शुरू होती है, यानी हमारा स्थल एरिया जो है, उससे जब ऊंचाई की तरफ जाते हैं और थोड़ी थोड़ी ऊंचाई होती है, वहाँ पे लिखा है देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है, तो एक सुकून मिलता है। देवभूमि कहने से तो ऐसा लगता है कि सारे देवी देवता यहीं पे वास करते हैं। तो देवभूमि की जो देवी है, तो भाई उनको देवी को ही हम कहेंगे। देवभूमि की देवी का स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आप कहती हैं, कविताएं, क्षणिकाएं, तमाम आपके जिंदगी के रंग हैं। और बहुत सारे सवालों के साथ भी हूँ। बात पहाड़ी जीवन पर करते हैं जी। जैसे कि आप पहाड़ से हैं, कैसा जीवन है वहाँ का? पगडंडी रास्ते, कच्चे रास्ते, पहाड़ियाँ, उबड़ खाबड़, बिल्कुल जिंदगी जैसा मिजाज है पहाड़ों का। बिल्कुल। कभी निचाई आएगी, कभी ऊंचाई पे उतार चढ़ाव दोनों का संतुलन है। बिल्कुल। आप किस नजर से देखती हैं उन पगडंडियों को? क्या वाकई यथार्थ है जीवन का? बिल्कुल, जैसे हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो आप भले ही मैदानी इलाकों में हैं, पर आप उन पगडंडियों से और पहाड़ के उतार चढ़ाव से ज़िंदगी को देख सकते हैं। तो असल में हम उसको यथार्थ रूप में भी जी रहे हैं और उसका जो अपनी ज़िंदगी में निर्वहन है उसको भी कर रहे हैं। वही उतार चढ़ाव, कभी मैदानी इलाके की तरह हमारी ज़िंदगी होती है, कभी पहाड़ की तरह। चढ़ाई ज़्यादा है कि उतार ज़्यादा है? दोनों है। अगर चढ़ेंगे तो उतरने के लिए भी वही आपको रास्ता प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर नीचे आ गए हैं तो ऊपर चढ़ने के लिए फिर से जिंदगी का
वही से ट्रेडमिल का काम तो पहाड़ियाँ कर ही देती। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ के लिए भी शायद काफी हद तक। बहुत ज्यादा हमारा हाँ। जो ग्रामीण लाइफस्टाइल की मैं अगर बात करूं, हम्म बहुत ही टफ रहता है हिमाचली लोगों का जनजीवन। हम्म अपनी जो डेली रूटीन की रोजमर्रा की जिंदगी है, पशुओं के लिए घास, गोबर और बाकी पेड़ से चढ़ के घास काटना, वो सेम सारे कार्य हम अपने डेली रूटीन में करते हैं। पेड़ से चढ़ के घास पेड़ के ऊपर चढ़ के घास काटना। ऐसे कैसे काट लेते हो? बस दराट पकड़ो हाथ में और पेड़ के ऊपर से घास काटना? बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ की जो लकड़ियां तोड़ना? पेड़ की लकड़ियां पेड़ की टहनियों पर काट के जो उसका हरियाली गट्ठा है। यस हाँ जी। अच्छा, वो पशु अपने पशुओं पशुओं के के लिए लिए। चारा हो गया, और जो लकड़ी है वो चूल्हे के काम आ चूल्हे गई। के काम अभी भी वो जीवन वैसे ही चल रहा है लोगों का वो वहां तो पर? चलता रहेगा। हम पहाड़ी लोगों के दिन का वो हिस्सा है। तो आपने उसको ऐसे आपने मानिए। लकड़ियां काटी? बहुत ज्यादा। लकड़ियां आप काटी? अगर कभी मेरा सोशल मीडिया पे या ऐसे हाँ। कभी देखें तो वीडियोस में आप देख के डर जाएंगे कि आप अभी जो मेरे सामने अन्नू है वो बैक स्टेज भी वही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम का। चूल्हे पे खाना बनाना? अभी भी हम चूल्हे पे बनाते हैं। गैस वगैरह है, हाँ। ऐसा नहीं है नहीं है, पर बहुत कम यूज करते हैं। जो अपना सुबह शाम दोपहर का भोजन है वो चूल्हे पे ही बनेगा। चपातियाँ, अपनी दाल चावल या जो भी खाना है चूल्हे पे सारा बनता है। खाना चूल्हे पे बनेगा। और गैस कब जलाते हैं? जब मजबूरी हो या कुछ हाँ, मन ना करे? मजबूरी नहीं, जब चूल्हे पे कभी मन ना करे? चूल्हे पे मन ना करे। वैसे तो सुकून ही चूल्हे पे बैठ के अच्छा। मतलब खाना बनाने में आता है, और उसको खाने का जो आनंद है वो स्वाद ही अलग है। हालांकि अभी अपना वैसे चूल्हे की रोटी और गैस पे बनी रोटी के बहुत स्वाद में बहुत अंतर बहुत होता है। फर्क है। सेहत के लिए भी बहुत अंतर आ जाता है। बिल्कुल, है ना? तो वो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। सही बात है। तो चूल्हे पे सहज पकता है जी। और क्या क्या है, मतलब चलो अब आपने चूल्हे का जिक्र कर दिया, मेरे मुंह में पानी आ गया। जी जी। चूल्हे पे आपके हिमाचली खाने में खास क्या चीज प्रसिद्ध है? हिमाचली फूड की बात करें तो हिमाचली फूड में मैं अगर गिनाने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर आपको फिर भी नहीं, जो हमारे दर्शक है ना, हमारे दर्शकों के मुंह में पानी मुंह में लेके पानी आना। बिल्कुल हाँ, आएगा ताकि उनका मन इनके। करे हिमाचल आने के लिए। हिमाचल आने का तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ये अपना प्लान बनाएंगे ही बनाएंगे कि एक विजिट तो करके आते हैं। और अगर कभी आपका मन करे हिमाचल आने का तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। तो खाने में क्या है आपके? जैसे आप कुछ चुनिंदा बता दीजिए। दिवाली का त्योहार मानो आप। हाँ। तो उसमें चावल के आटे का बनाते हैं हम। जिला मंडी में उसको, जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पर उसको बोलते हैं चिलड़ू। चिलड़ू। और जो मेरा मायके डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, तो वहाँ पर उनको बोलते हैं एंकड़ी। एंकड़ी। अच्छा, ओके। फिर तो चावल के आटे के घोल के वो तवे पे बनाए जाते हैं। उसको जो खाने का तरीका है, देसी घी के साथ दूध। कैसे बनता है चिलड़ू? जैसे मान लो आपने चावल का आटा लिया, उसको इतना थिकनेस आपने करनी है जैसा बैटर आपका सेम आपने देखा होगा डोसा वाला। अच्छा, वो जो जाली सी ऐसे करके? हाँ जी हाँ जी। ऐसे करके फिर उसको ऐसे क्रॉस करते हैं? नहीं नहीं, वो अलग चीज है। वो बनती है ज्यादातर चंबा वाली साइड। अच्छा। बोलते उसको भी शायद इसी तरह का कुछ है। वो बनता है कनक, मतलब गेहूं के आटे। और जो चिलड़ू हैं ये बनते हैं चावल के आटे के। अच्छा जी। तो एक स्पेशल बर्तन होता है उसका। तो उससे तवे पे घुमाओ। ठीक है ठीक है। और किस चीज के साथ खाते हैं उसको? चावल खाने का जो है, चावल नहीं, दूध और देसी घी और चीनी। अच्छा जी। या शक्कर, जो भी आपको पसंद है उसके साथ खाया उसके जाता है। बहुत स्वाद होता है। क्या बात है अनु, बहुत सारी बातें करनी है, कुछ और रेसिपी भी बनवाएंगे बातों बातों में, ताकि हमारे दर्शक जो है उसे बना सके। लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं। आज दस्तक में हमारी मेहमान है अनु ठाकुर जी, जो कि हिमाचल से है। साझा कर रही है हिमाचली जीवन को, वहाँ के खान पान को, वहाँ के वातावरण को, वहाँ के उतार चढ़ाव, ज़िंदगी की मुश्किलों को। बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो अनु, जैसे वो चावल का जो बनाया था हमने रेसिपी जी, कि चावल का पेस्ट है उसे एक मशीन से बनाते हैं। मशीन से नहीं, लोटा या आप नॉर्मल प्याली भी ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। और अगर आप ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, मतलब दूसरे तवे पे बनाने के लिए जो लोहे का होता है, तो आप नॉन स्टिकी जो तवा है उसके ऊपर बड़े आराम से बन जाता है, पलट भी जाता है। वो डिजाइन होता है लोटे के अंदर? सेम नहीं,
बिल्कुल हल्की सी टोंटी जैसा बना होता है उसके अच्छा अंदर। अच्छा आप प्याली से या कटोरी लेके भी वो सेम चीज कर अच्छा सकते हैं। कर सकते हैं। ये बिल्कुल तो एक वैरायटी हो गई। जी। और और एक बबरू बनता है। बबरू, बबरू क्या बात है। मीठा। इसका नाम ही इतना अच्छा है, बबरू। ये बबरू बबरू कैसे बनता है? ये भी जैसे आप आटा रखेंगे, गेहूं के आटे का बनता है, और उसमें आप डालेंगे चीनी हाँ, या गुड़ का घोल, अगर आप हम्म, जो आपको टेस्ट अच्छा लगता है, हाँ, वैसे हाँ, दोनों ही टेस्ट अच्छे होते हैं। तो इसका चाशनी थोड़ी सी, मतलब पिघला लेना हम्म है वो गुड़ या चीनी के घोल को। हम्म उसी में जैसे हम आटा गूंथते हैं चपाती बनाने के लिए, हम्म फुलके के लिए, हम्म तो वैसे उस पानी के मिक्सचर से उसको, और उसमें एक ईस्ट डलता है, हम्म खमीरी रोटियां जिसको बोलते हैं, हम्म तो उसमें खमीर उठाने के लिए हम्म उसको फिर ढक के रख देते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तब तो हम्म काफ़ी, मतलब कपड़ों के बीच में वो रखना पड़ता है। आप गरम कंबल यूज़ कर सकते हैं, रजाई, या फिर फर्मेंटेशन ऐसे, होनी या जरूरी है। हाँ, फर्मेंटेशन। हम्म तो 2-3 घंटे, लगभग 4 घंटे में वो हम्म रेडी हो जाता है आटा। हम्म बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए उसका, और उसके बाद उसको बिल्कुल लोइयां बना के हम्म थोड़ा सा चपटा करना है आपने। हम्म। उसके बाद आपने उसको तेल में फ्राई करना है, और स्वाद से उसको आप जैसे मर्जी स्नैक्स के रूप में खाइए। इसको हम पूड़े भी तो बोलते हैं, एक तरह से पूड़े का पूड़े है, अलग चीज है। मालपुए टाइप में ही तो मालपूड़े जो है उसी की तरह है, हाँ, मतलब बैटर सेम। वो जो हम बबरू बोल रहे हैं वो बबरू। बनेगा हाँ, जैसे हमारा चपाती के लिए आटा होता मैं है। समझ गई। और जो पूड़े हैं हम्म। उसका बनेगा बिल्कुल जो मैंने पहले बताया, चिलड़े हम्म वाला। हम्म। तो उसकी तरह उसका बैटर होता है। कुल मिला के बात ये है कि जगह के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से उसका नाम अलग हो सकता है, स्वाद सब बराबर है। नहीं, स्वाद में भी डिफरेंस है। अच्छा, आपके हिमाचल वालों में बिल्कुल स्वाद में भी उसमें थोड़ी डिफरेंस है। खटास होती है, नहीं, हल्की सी। बिल्कुल भी खटास नहीं, हाँ, नहीं होती खटास तो। हाँ, अगर ज्यादा देर तक आपने वो आटा छोड़ दिया है हम्म। तब हो सकता है, हम्म। अदरवाइज नहीं होती। मतलब वो वो फूल मीठा, जाए अच्छे हाँ, से, कच्चा ना रहे। कच्चा नहीं रहता। हाँ, तो एक तरह के वो उसी की बिरादरी है, उसी की फैमिली है, मालपुए पूड़े, जी, बस मीठा, उस मीठी रोटी उसी की बिरादरी है। एक और होता है बटूरू। हाँ, और बटूरू बटूरू। बटूरू बटूरू कैसे बनता है? बटूरू सेम जो मैंने बबरू का प्रोसेस बताया, हाँ, एक बस तो उसी नाम का बड़े भाई कमाल के हैं, नाम बहुत अच्छे हैं। उसी का भाई आप मालपुए पूड़े मानिए। कहने से उतना स्वाद तो आ रहा है, मुंह में जायका आ रहा है, जी पर ये जो डबरू बबरू, ये जो इतने, अभी क्या बोला? अभी मैंने बोला हाँ, है बटूरू। बटूरू। ये बटूरू भी। जी, हाँ, ये कैसे बनता है? ये उसमें आपने मीठा नहीं डालना है, अच्छा, और प्रोसेस सेम चपाती की तरह आपने आटा लगाना है, जी जी। बिल्कुल सॉफ्ट करके। चपाती के लिए हम हम्म। थोड़ा सा, मतलब उसको डो को वो रखते हैं हम्म। चलिए, कठोर जैसा। बस अब बहुत हो गया। जी, क्योंकि जो है, एक तो नाम इतने खूबसूरत और जायका मुंह में आई गया, उसमें सावन का मीठा नहीं महीना। डालते हैं, भटूरू में मीठा नहीं डलता है, और है सेम तीन कुछ भी चार हो, घंटे का। एक बात तो है, जितने भी हमने आइटम बनाए हैं अभी बातों बातों में, बातों बातों में। उनका जायका हमारे दर्शकों को भी आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये हमारी कला संस्कृति का प्रतीक है। जी बिल्कुल। जब सावन का तीज का महीना आता है, मौसम का, जनवरी में कौन सी मिठाइयाँ खानी है, बारिश के मौसम में कौन सी मिठाइयाँ बनेंगी, हाँ जी, सर्दी में कौन सी मिठाइयाँ बनेंगी, बिल्कुल। ये हमारी कला संस्कृति, हमारे कल्चर को भी सहेज के रखती हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाजार की जो मिठाइयाँ हैं वो हम कैश दे के, पैसे दे के डिब्बा पैसे उठा देके, तो लेते हैं, जी, पर वो स्वाद नहीं आता, घर में वो महक नहीं आती, नहीं, चूल्हे की सौंधी सौंधी सी, खुशबू उस नहीं, पकवान के बनने की। ना वो खुशबू है ना वो स्वाद और है। पहले के जमाने में जो बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि त्योहार के दिन अपने चूल्हे को जूठा करो, अपने बिल्कुल, चूल्हे पर बिल्कुल। अपनी चीजें बनाओ, हाँ जी, शगुन होता है। शगुन होता है। और चलिए, हमने कला संस्कृति पर बात करी, खान पान पर बात करी, और मुझे ये बताओ कि ये साहित्य के बारे में कैसे समझ में आए कि आपको साहित्यकार बनना है? साहित्यकार तो अभी नहीं कहूँगी, अच्छा। पर जो मेरे जज्बात हैं, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मुझे अपनी बातों को उस तरीके से बोलना नहीं आता है। बोल तो रहे हो इतना अच्छा। और कैसे फिर भी बोलोगे? नहीं, मैं ये मानती हूँ कि मेरे जो अंदर एक्सप्रेसिव वाला गुण होता है वो बहुत कम है। हालांकि आपको लग रहा है कि कमाल है, आपने डबरू डबरू सब कुछ तो बना दिए बातों बातों में, इतना सब कुछ सुंदर। बना दिया। हाँ। तो इसको मैं ऐसे लेती हूँ कि समझ नहीं आता दिल की बातों को कैसे करूँ बयान,
इसीलिए कलम को बनाया है साथी, शायद मुश्किल हो थोड़ी आसान। क्या बात। जो मेरे दिल में भाव होते हैं उनको मैं लिख के ज़्यादा पसंद करती हूँ दूसरों के सामने। सच्चा साथी कागज और कलम है। कागज और कलम है, इसके अलावा और कोई नहीं। चलिए तो फिर आपके सच्चे साथी से मिल ले। जी देर कैसी। भजन भी आप बहुत अच्छा कहती हैं, भजन भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं, कविताएं क्षणिका या आपकी विधा है, तो उपन्यास और कहानी लिखने के बारे में भी कभी सोचा? बिल्कुल, भविष्य में इसी तरफ। अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं, शेड्यूल बहुत बिजी है, पर जब थोड़ा सा फुर्सत के लम्हे आते हैं हर किसी की लाइफ में, जब ऐसा कभी होगा तो ज़रूर। फुर्सत तो जिंदगी कभी नहीं देती, फुर्सत निकालनी पड़ती है। बिल्कुल। और विधा जब एक बार साहित्यकार शुरू कर देता है तो धीरे धीरे सभी से वाबस्ता होने लगते हैं। जानकारी जैसे जिस चीज़ की, परिवेश की बात भी होती है। और तो जो भजन जब हमने भोजन बना लिया है, पकवान बना लिए हैं, तो पकवान बनाने के बाद एक भजन सुन लेते हैं। जी जी, जी। ये हिमाचली कि हिंदी? नहीं, हाँ। ये मैंने अपने कान्हा के लिए लिखा है। अच्छा। मयूर जी मेरे लड्डू गोपाल का नाम है। अच्छा। तो एक बार मैं ऐसे ही बैठी थी और बहुत मन था कि हाँ वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। तो उसी भाव को लेके मैंने ये लिखा था अपना भजन एक। जी मैं सुनाती हूँ। जी जी बिल्कुल। चल रे मन मेरे तू ले चल कान्हा के पास, चल रे मन मेरे तू ले चल कान्हा के पास, जाना है मुझको गोकुल के धाम में, जाना है मुझको गोकुल के धाम में, बैठे हैं कान्हा यशोदा की गोद में, बैठे हैं कान्हा यशोदा की गोद में, नंद बाबा खड़े हैं पास, ले चल कान्हा के पास, चल रे मन मेरे तू ले चल कान्हा के पास। तो ये मैंने मानसिक ही रूप से सोचा कि मेरे को वृंदावन लेके चलो, अपने मन से ही मैं कह रही हूँ उस वक्त। हालांकि बहुत सौभाग्यशाली। और जैसे गीत लिखते हैं तो फिर ये आवाज उन तक पहुंच भी जाती है। बिल्कुल, बहुत बुला लेते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। कोई भी देवी देवता हो, जब उनको दिल से ध्याते हैं तो कोई वजह बन जाती है उनके दर्शनों के लिए। बिल्कुल। और ठाकुर जी तो कहते हैं कि पूरे कलयुग में कृष्ण का ही बोलबाला है ना। अस्त्र शस्त्र जितने भी कहते हैं हमारे छल कपट जीने की कला सिखाते हैं। 16 कलाओं में माहिर है। बिल्कुल। जीवन जीने की हर कला हमें श्री कृष्ण ने सिखाई है। जी बहुत खूब। और ये तो हमारा भजन की बात हो गई। भजन के बाद अभी साहित्य पे धीरे धीरे आते हैं। और दोस्तों, भोजन, कला, संस्कृति, संस्कार के साथ साथ भजन पे बात होगी। और भजन के बाद और बहुत कुछ बाकी, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द आते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। स्टूडियो में आज हमारी मेहमान है अनु ठाकुर जी, हिमाचल से। आज आपका हिमाचल दर्शन हो रहा है। पूरे हिमाचल के बारे में, वहाँ की कला, संस्कृति, खान पान, गीत, संगीत और साधना, साहित्य, इन तमाम विषयों पर बातें हो रही हैं अनु ठाकुर जी से। चलिए करते हैं बात। तो अनु, जिस तरह से अभी आपने भजन की 2 पंक्तियाँ सुनाई हैं, गीत भी आप लिखते हैं, हिमाचली गीत भी आप लिखती हैं, और हिमाचल की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी आपको सम्मान मिला हुआ है। तो फिर हम भी चाहते हैं कि हिमाचली बोली से हमारे जो दर्शक हैं वो रूबरू हो। बिल्कुल, सौभाग्य है मेरा कि मुझे हिमाचल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। और अपनी पहाड़ी बोली में जो मैंने एक गीत लिखा है वो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगी। क्योंकि हमारे हिमाचली जो लाइफस्टाइल है उसमें भी बहुत चेंज आया है। मैंने अपने जीवन में ही वो चेंजेस होते हुए देखे हैं कि जैसे हम पहले काम करते थे अब बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। तो ये मेरी अपील है सबसे कि अपनी, चाहे आप हिमाचल के हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के हैं, कहीं के भी हैं, मिलजुल कर रहिए। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि मिलजुल कर काम करने से जो बोझ है वो कम होता है, उसी भाव को लेकर मैंने एक पहाड़ी जो अपना गीत है वो लिखा है कि वो दिन कब वापिस आएंगे। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इंसान अगर चाहे तो किसी चीज़ को दूर भी ला सकता है और पास भी। तो वही है कि स्वागत है।
कदों मुड़ आने से ध्याड़े पुराने हो, कदों मुड़ आने से ध्याड़े पुराने हो, इकी दूजे जो असां हाक लगाने हो, इकी दूजे जो असां हाक लगाने हो। ब्याह कार जांदे से ढोल नगाड़े हो, ब्याह कार जांदे से ढोल नगाड़े हो, सुहाग ते घोड़ियां भी असां हुण गाने हो, सुहाग ते घोड़ियां भी असां हुण गाने हो। कदों मुड़ आने से ध्याड़े पुराने हो, इकी दूजे जो असां हाक लगाने हो। कुथू हुण मिलने से पेड़ू पुराने हो, कुथू हुण मिलने से पेड़ू पुराने हो, जिना बिच असां हुण दाणे से पाणे हो, जिना बिच असां हुण दाणे से पाणे हो। बहुत अच्छे, वाह। वो पुराने दिन कब लौटेंगे? कब लौटेंगे? एक दूसरे को हाँक लगाते थे, हाँक लगाते थे। अब तो दूसरे कमरे में भी कोई बैठा है, उसको मैसेज देना है तो आवाज नहीं लगाएंगे, फोन पे मैसेज करेंगे। और आमने सामने बैठ के तो असर होता नहीं है, मोबाइल पे अगर आई लव यू लिख दो उसका असर हो जाएगा। असर होता है बिल्कुल। करके देख लीजिए, सामने आप बोल देंगे किसी को आई लव यू, आई लाइक यू, वो असर नहीं करेगा। वो अब उल्टा हो गया। पहले क्या था कि आप सामने आमने बैठ के आई लव यू कहे, हाथ में हाथ ले तो असर होता था। हाँ, आई लव यू वाले उस पे आपको हार्ट का वो रिएक्शन मिल जाएगा। वाले रिश्तों का असर खत्म होता जा रहा है। व्हाट्सएप पे आई लव यू लिख दो, तुरंत जवाब आएगा आई लव यू। हाँ, सही बात है। चलिए, बहुत खूब। मोबाइल ने जिंदगी को आबाद किया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्बाद तो कर दिया रिश्तों को। खैर, ये बहुत लंबा विषय है और इसके ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर हम इस विषय पे नहीं जाएंगे। हम तो आप पर टिके हुए हैं, आपकी बातों में आपको सामने बिठाया है तो आपके दिल की पेज खोलेंगे, पर्दे खोलेंगे। और कविताएं, जैसे कि बहुत कई विषयों पर आपकी कविताएं हैं, मैंने खुद भी देखी थी। और फिर भी आपके पसंदीदा विषय क्या है कविताओं में? किन किन विषयों पर आपकी कलम चलती है? समसामयिक ज़्यादा, जो मुझे आसपास की घटनाएं झकझोर कर रख देती हैं। मैं ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ उस वक्त जब कोई अनहोनी या कोई अप्रिय घटना हमारे सामने आती है, तो मन विचलित हो जाता है और उस समय जो भाव हैं वो कलम के जरिए ही उतर के आते हैं। समसामयिक विषय जैसे कि आप मान लीजिए कोई सुसाइड कर रहा है या फिर कहीं नारी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है या किसी अन्य विषय को लेकर भी इस तरह से। कभी खुद के साथ कोई अत्याचार हुआ, महसूस हुआ, या कह नहीं पाएंगी टीवी स्क्रीन पे, है ना? ऐसा कितनी नहीं, मैं इस विषय पे बिल्कुल बात करना चाहूंगी। हम अपने दिल की पीड़ा कागज पर उतारते हैं। आप मेरी तरफ देखिए, बात हम जो बात कर रहे हैं, हम अपने दिल की बात कागज पर उतारते हैं, फिर हम उस कविता को कहें कि किसी नारी के मन की है, पर वो दरअसल होती अपने मन की भी होती है। अपने मन की पीड़ा को हम कह देते हैं कि ये नारी के ऊपर विषय है, पर विषय खुद का होता है। ये सबसे बड़ी जो है ना विसंगति है। रचनाकार कई बार उसकी आत्मकथा होती है और हम उसको सामाजिक विषय बनाते हैं। कितनी मजबूर है ना औरत, बहुत खुल के भी नहीं बता सकती कई बार कि हाँ मेरे साथ ये हुआ और ये मेरी आत्मकथा है। उसको एक पर्दा रखना पड़ता है। क्यों? कि पति को बुरा ना लगे, परिवार को बुरा ना लगे, पड़ोसियों को ना पता चल जाए कि इसके साथ क्या हो रहा है। स्त्री को कितना खुद को पर्दों में रखना पड़ता है ना? मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, बहुत सारा। मतलब अगर औरत कभी खुल के बोलेगी ना तो वो पल उसके ऊपर सवाल ज्यादा उठ जाएंगे। अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है वो उसको भी नहीं पता है। और फिर घर जाके जो क्लास लगती है, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें वो कहना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। यानी अपने मन की अभिव्यक्ति कहने में भी सवाल उठते हैं बहुत स्त्री को। खैर, इससे ज्यादा नहीं पूछूंगी मैं।
देखिए, नारी को कैसे मैं डिफाइन करती हूँ कि हर नारी वैसे ही है। नाम अलग है, रूप अलग है, रूप चेहरा अलग अलग है, है, स्थिति एक ही जैसी स्थिति है। एक ही हाँ। जैसी है, लगभग मिलते लगभग, हाँ। लगभग। सूरज नहीं हूँ फिर भी तपती हूँ, सूरज नहीं हूँ फिर भी तपती हूँ, चांद नहीं हूँ फिर भी शीतल हूँ, बर्फ नहीं हूँ फिर भी पिघलती हूँ, पत्थर नहीं हूँ फिर भी कठोर हूँ, क्योंकि नारी हूँ मैं, क्योंकि नारी हूँ मैं, और सब पर भारी हूँ मैं। सब पर भारी हूँ मैं। बिल्कुल ये सही कहा नारी सब पे आपने। भारी। जी, और कुछ? तो एक और मैं कहना चाहूंगी कि मुस्कुराती हुई आपके लिए ही समझो चलिए, स्वागत। कि मुस्कुराती हुई औरत का दर्द अगर पूछना हो तो पूछना कभी उस तकिए से जो एकमात्र गवाह होता है उसकी सिसकियों का। क्या बात है जी। पर ये नारी की हर नारी की लगभग एक जैसी ही कहानी लेकिन है। अनु, मैंने जितना, जैसे मैं भी कहानीकार हूँ और समसामयिक विषयों को पढ़ते हैं, देखते हैं, चारों रिश्ते नाते, आजकल पुरुषों के तकिए ज्यादा गीले रहते ज्यादा गीले रहते हैं। कानून भी ऐसे बन गए हैं। स्त्री, मुझे लगता है अब पहले वाली बात नहीं है। अब दोनों के ही अगर तकिए गीले हैं तो पुरुष बस रोता नहीं है, हाँ। स्त्री रो लेती है, पर लेकिन पुरुष भी जब रोने पे आए तो पुरुष का तकिया ज्यादा गीला मिलेगा। वो तो कंबल रजाई भी गीला हो सकता है सारा उनका, क्योंकि तकलीफ हालांकि इंसान है, इंसान के अंदर इंसान वाले ही भाव छुपे होते हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। बहुत अच्छे जी। चलिए, कभी कुछ और हो जाए। इसके साथ में एक और, अगर क्षणिकाओं के ही माध्यम से आपको जोड़ूं, जी बिल्कुल। तो कठपुतली, कहाँ अपने बस में होता है अपने मन से कुछ कर पाना, वो तो मोहताज होती है उस धागे की जो लिपटा होता है उसके नचाने वाले की उंगलियों पर। तो यही, क्या बात है। ये जो पंक्ति है ना जी, मुझे लगता है कि अगर स्त्री कठपुतली है और उसके जो धागा है पुरुष अपनी उंगलियों से लपेट के रखता है, जब जी चाहे उस कठपुतली को नचाता है। ये धागे स्त्री काटना भी जानती है, काटना भी जानती है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, दोनों पे है। ये मान लो आप, चाहे स्त्री है पुरुष के जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, कठिनाइयां जहाँ हैं। प्रेम संबंध है ना जी, वहाँ कठपुतली बनना ही पड़ेगा दोनों को। जी, जहाँ वो प्रेम कहते हैं ना, हाँ। प्रेम संबंध की बात अगर करूं, जिन्हें चाहते हैं हर हाल में, जिन्हें चाहते हैं हर हाल में वो कबूल होते हैं, वरना डूबते हुए सूरज को देखना कौन चाहता है। बहुत अच्छे। डूबते हुए सूरज को देखना कौन चाहता है। जी, हम तो पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, हिमाचल वाले तो सूरज डूबेगा कितना खूबसूरत लगेगा। पहाड़ों में जाके तो डूबता सूरज भी अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। दोस्तों, बहुत सारी बातें करनी है अनु जी से, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं दस्तक में, और बातों का सिलसिला अनु जी से बढ़ाते हैं आगे। अनु जी, छोटी छोटी क्षणिकाएं जिंदगी से वाबस्ता थी और बहुत कुछ जाना हमने, मतलब हिमाचली भोजन भी बनाया, भजन भी सुना, हिमाचली गीत भी सुना, क्षणिकाएं सुनी और स्त्री जीवन पर भी बात करी। अब जरा कविताओं पर बात कर लेते हैं, जो हमारे समसामयिक विषय हैं, सामाजिक मुद्दे हैं। वो एक लेखक जो होता है वो चिंतक होता है, बिल्कुल, और चिंतन करने का काम, दायित्व जो है लेखक का ही होता है। दिशा और दशा लेखक देता है समाज को। तो कविताएं जरिया हो या कहानी हो, एक सार्थक संदेश के साथ, कई बार व्यंग्य में, कई बार सीधे तरीके से अपनी बात रखता है शायर कवि। तो एक समसामयिक विषय पे जो आज की पेचीदा मुद्दे हैं, कोई रचना? बिल्कुल, इस मुद्दे पर बात करते करते मैं भावुक भी हो जाती हूँ, क्योंकि आजकल जो बच्चों के अंदर पेशेंस लेवल है बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा। जिस तरह से हमने या आपने अपना बचपन गुजारा है, अगर उसके कंपैरिजन में आजकल के बच्चों की अगर बात की जाए, थोड़ी सी अगर उनको डांट लगती है, वो किसी गलत दिशा में चले जाते हैं या कोई गलत कदम ऐसा उठा लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। ज़्यादातर अब वही बात आपकी आ गई कि हमारे जो इमोशंस हैं फ़ोन पर ही किसी से इतने जुड़ जाते हैं, भावनात्मक तौर पर हम इतने किसी के टच में हो जाते हैं कि जब
मतलब वो हमारी जो इच्छाएं हैं या उम्मीद है उनसे वो पूर्ण नहीं हो पाती है, तो हम गलत कदम की तरफ उठा लेते हैं अपने जो फैसले हैं उनको। तो हिचकिचाते नहीं हैं, बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं अपने पेरेंट्स के बारे में कि हाँ क्या हमारे बाद क्या होगा, क्योंकि पेरेंट्स की सबसे बड़ी संपत्ति उनका बच्चा होता है। बच्चे के लिए ही वो संघर्ष करते हैं, बच्चे के लिए ही सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह के कदम ना उठाएं। और इसी को लेके मैंने एक लिखी है रचना, कैसी ये तुम प्रीत लगा बैठे हो, कैसी ये तुम प्रीत लगा बैठे हो, माँ की ममता को भी भुला बैठे हो। गीले में खुद सोकर सूखे में तुम्हें सुलाया था, पल्लू से ढककर सीने से लगाकर दूध तुम्हें पिलाया था। क्या उसके दूध की कीमत भी तुम चुका बैठे हो, सपने जो पापा ने सजाए थे, पढ़ा लिखा कर ऑफिसर तुमको बनाना था। उसके लिए जो मेहनत की पापा ने दिन रात कमाया था, क्या उन सपनों को साकार तुम कर बैठे हो। भूल गए क्या दादा के कंधे की सवारी, क्या जब घोड़ा बनकर गांव पूरा घुमाया था, लाठी से तुम्हारे लिए मोहल्ले के बच्चों को भगाया था। बनना था बुढ़ापे की लाठी, क्या उस काबिल तुम बन बैठे हो। दादी अम्मा ने भी उंगली से पकड़कर चलना तुम्हें सिखाया था। डांट कभी लगती थी माँ से तो खुद के पीछे तुम्हें छिपाया था। बूढ़ी आंखें जो चश्मे से भी नहीं देख पाती हैं अब, क्या उनको भी हाथ पकड़कर तुम घुमा बैठे हो। तुम्हारे भाई बहन संग मित्र बंधु खेले कूदे थे कितनी, धमा चौकड़ी मचाते थे कितनी, और साथ निभाने के वादे करते थे हमेशा। किस किस ने क्या क्या किया, क्या उसका भी लेखा जोखा तुम लगा बैठे हो। कैसी ये प्रीत तुम लगा बैठे हो, जिनसे तुम मिले सोशल मीडिया पर या मुखातिब हुए किसी ब्याह शादी या फंक्शन में। बातों ही बातों में प्यार का इजहार कर बैठे हो, मिलोगे नहीं एक दूसरे से तो मौत को गले लगा लोगे। बहुत खूब। ये कस्में तुम खा बैठे हो। अरे नादानो, अपनी बातों से घर वालों को भी अवगत कराओ, उन तक भी अपनी बात पहुंचाओ। हो सकता है कोई समाधान निकले तुम्हारी खुशी के लिए, जो बचपन से कुर्बानी देते आए हैं, कभी अपनी ख्वाहिशों की, कभी अपने सपनों की। क्या पता कोई रास्ता निकल आए जो एक दूसरे से तुम्हें मिलाए। रोक लो उन ख्यालों को जो मौत की राह तुम्हें दिखाए। फांसी पर झूल जाना, कहीं किसी जगह से छलांग लगा देना, या खाकर गोलियां जहर की अपनी जान गवा देना। जरा सोचना, जीते जी कितने तुम्हारे पीछे बिना फांसी के फांसी पर झूल रहे हैं। क्या बात है। ना जाने कौन कौन तुम्हारे पीछे मरने की दुआ दिन रात करने लगे हैं। आंखों के आंसू दरिया बनकर समंदर में मिलने लगे हैं। दिल के जख्म इतने गहरे हैं कि अंदर ही अंदर सड़ने लगे हैं। वो जीते जी अब मरने लगे हैं, वो जीते जी अब मरने लगे हैं। क्या बात है। जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद, उसके जाने के बाद जो जिंदा है वो पल पल मरते हैं, पल पल मरते एक हैं। ग्लानि में भी मरते हैं। हर माँ बाप, भाई बहन, अम्मा दादा यही सोचते हैं कि भगवान हमें भी पास बुला ले। नहीं, उनको भी ये लगता है कि हमसे ऐसी क्या कमी रह गई, एक सवाल छोड़ जाते हैं और सारी जिंदगी फिर वो उसी गम में डूबे रहते हैं, उसी गम में रहते हैं कि काश हम समझ लेते, काश हम पूछ लेते, है ना। लेकिन चलो ये तो कविता है, लेकिन इसी पर अगर चिंतन करें तो आप किसको कसूरवार ठहराती हैं ऐसी स्थिति में जब बच्चे आत्महत्या करते हैं? तो बच्चे आत्महत्या करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। अभी देखिए ना, अभी कंपटीशन होता है, 98%, 99, किसी बच्चे का 92 आ गए। मैंने तो ऐसे भी केस देखे कि 92% है, माँ बाप ने कहा ये क्या है, फलाने के तो 99 आए हैं और तुमने तो नाक काट दी, तुम्हारे तो ये रैंक आना चाहिए था। मतलब इतना बच्चे को वो कर देते हैं कि बच्चा खुद में ही अपने आप में ही आत्मग्लानि महसूस करता है और खुदकुशी कर ले रहे हैं। तो बच्चों को मतलब ऑलराउंडर बनाना चाहिए स्कूल टाइम में। उसको पता नहीं कौन सी लाइन मिल जाए। अब ये कई बार क्या होता है, डॉक्टर है तो उनको डॉक्टर ही बच्चा चाहिए,
इंजीनियर को तो इंजीनियर इंजीनियर चाहिए। ही चाहिए। बच्चे की उसको पेरेंट्स वैसे समझने लग गए, पहले वाली लग बात गए। नहीं है। पहले था कि मुझे टीचर ही बनाना है, टीचर का बच्चा जी। टीचर ही बनेगा। मैथ के टीचर भी, मैथ के बच्चे जो वो अब ऐसा है कि समझने की भी बात जहाँ आती नहीं, है, बहुत बदलाव तो आया है, बदलाव आया है। पर वो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक डर है कि फलाने के बच्चे ने ऐसा किया, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। कंपेयर, उनके साथ कंपेयर करते हैं जी, ये भी एक विषमता है। और कम्युनिकेशन जो गैप है अब फोन ने वो बहुत ज्यादा कम कर दिया है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। मोबाइल है, मैं देख रही हूँ चारों तरफ आजकल क्या माएँ चिल्लाती रहती है, मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो, मोबाइल। बच्चे रात को उठ के मोबाइल चलाते हैं, है ना, सोशल मीडिया पे हैंडल करते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तों को। तो ये सब चीजें बढ़ रही हैं, उसने जो है उनको साइड ट्रैक कर दिया है। बच्चे को थोड़ा सा डांट की जगह डांट जरूरी है, प्यार की जगह प्यार जरूरी है, और जहाँ जरूरत पड़ती है मार की तो मार भी बहुत जरूरी है। कविता जरूरी है जाते जाते कोई खूबसूरत सी कविता हो जाए। खूबसूरत एक व्यंग्य भी आपने लिखी हुई है, व्यंग्य के ऊपर व्यंग्य की मैं आपको सुनाती हूँ जी। तो दूसरा पार्ट करना किधर गया? हाँ। जी, व्यंग्य है ये। हे भगवान मुझे भी चमचा बना दो। अच्छा। हे भगवान मुझे भी चमचा बना दो, थोड़ा सा किस्मत पर इतरा लूं मैं भी, गुण इसके उसके गालूं मैं भी, चमचा बनकर चहेता उनका बन जाऊं, खबर यहाँ वहाँ की उसे सुनाऊं, वहाँ की जासूसी कर इधर सुनाऊं, चमचा बनकर स्वाद सारे लेना चाहूं, खट्टा मीठा नमकीन तीखा अनुभव पाऊं, कभी किसी राजनेता की थाली में सज जाऊं, कभी किसी ऑफिसर के घर पहुंच जाऊं, मेरी किस्मत का होगा फिर क्या कहना, मेरी किस्मत का होगा फिर क्या कहना, बन जाऊंगा मैं सबका गहना, मेरे बिना काम किसी का नहीं चल पाए, मेरे बिना काम किसी का नहीं चल पाए, बातें जब तक किसी की उन तक पहुंच नहीं जाएं, चमचा बनना भी कौन सा आसान, चमचा बनना भी कौन सा आसान, चापलूसी करनी पड़ती है सुबह शाम, मेरे नाम और काम का सिक्का चलता, बिना मेरे काम किसी का मुश्किल से बनता, हे भगवान मुझे भी चमचा बना दो, थोड़ा सा किस्मत पर इतरा लूं मैं भी, गुण इसके उसके गालूं मैं भी, हे भगवान मुझे भी चमचा बना दो, हे भगवान मुझे भी चमचा बना दो। बहुत खूब। चमचा बनने के लिए सारे पापड़ बेलने पड़ते, इतनी आसानी से चमचा नहीं बनता, कोई भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यकीनन जी। और जिसका चमचा होता है ना, जो कढ़ाई है जी, उसको पता होता है चमचा है, इज्जत उसकी नजरों में भी नहीं होती। चमचा सोचता है कि मैं इसकी जी हजूरी कर रहा हूँ, पर वो जो कढ़ाई है ना, उसको पता होता है इसकी कदर नहीं है। हाँ, अंदर से दिल से उसकी इज्जत नहीं होती, वो कितना भी खुश हो ले कि मैं चमचा हूँ। ये भी हकीकत है। हकीकत दोस्तों, बहुत कमाल की बातें हुई हैं आज। जिंदगी कितनी खूबसूरत भी है, कितने सवाल भी छोड़ती है, कितने जवाब भी हैं, पर जिंदगी को हर हाल में खूबसूरत बनाने का दायित्व हम इंसानों का है। उसमें रंग भरे, जिसमें जो हुनर है, नाचने का, गाने का, लिखने का, पेंटिंग का, जो भी आपके शौक है पूरा करें। और जैसे अनु जी ने कहा, पकवान बनाए, भजन गाए, गीत गाए, कविता सुनाए, तमाम रंग जिंदगी के भर के जिंदगी को हम सब खूबसूरत बनाए। और अनु आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, बहुत सारी बातें करी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने ये मुखातिब होने का मौका दिया। हमारे हिमाचल की सैर आप सभी को हमने यहाँ पर करवाई, स्टूडियो में आपका दिल ललचाया। कभी आपका मन करे तो आप हिमाचल आइए हमारे पास। हिमाचल में हमारी तो रूह बसती है। दोस्तों, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार देते रहें, अपने विचार साझा करें। और मैं तो यही कहूँगी, अनु जी का धन्यवाद करते हैं और बहुत जल्द लौटेंगे एक और ख़ास मुलाकात लेकर। और अब अनु जी को और मुझे, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।